1920 में अहमदाबाद के मज़दूरों के साथ अपने पहले अनुभव के बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की, हमें मज़दूरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फैक्ट्री सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक उपयोग करना खतरनाक है। द टाइम्स मई 1921 तब से उन्होंने कभी भी उनसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। वहाँ किसान रहता है। 1922 का बारडोली प्रस्ताव स्पष्ट रूप से नेताओं द्वारा महसूस किए जाने वाले आतंक से इनकार करता है। जब उन्होंने विस विशाल किसान वर्ग को न केवल एक विदेशी राष्ट्र के अ, वर्चर्स वर्चर वर्च वर्चस्व को बल्कि ज़मींदारों द्वारा हासिल दासता को हिलाकर रख दिया। वह हमारे नेता किसानों की तुलना में अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण करना पसंद करते हैं। केवल जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें, पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें, क्या आप किसानों या मज़दूरों को संगठित करने के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं? नहीं, वे जोखिम नहीं उठाएँगे, वहाँ उनकी कमी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने कभी भी संपूर्ण क्रांति की बात नहीं की है। आर्थिक और प्रशासनिक दबाव के माध्यम से उन्हें भारतीय पूंजीपतियों के लिए कुछ और रियायतें मिलने की उम्मीद थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आंदोलन ज़रूर समाप्त होगा। किसी तरह के समझौते के बाद या इसके बिना भी वे युवा कार्यकर्ता जो पूरी ईमानदारी से लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन की दुहाई देते हैं, वे स्वयं आंदोलन को चलाने के लिए पर्याप्त रूप से संगठित और मजबूत नहीं हैं। असल में शायद हमारे महान नेता भी शायद पंडित मोतीलाल नेहरू के अलावा कोई भी अन्य अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं करेगा। यही कारण है कि जब जब यही कारण है कि अब जब तब गांधी जी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हैं। यही कारण है कि अब जब तब गांधी जी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हैं। मनभेदों के बावजूद वे कभी भी उनका गंभीरता से विरोध नहीं करते हैं और महात्मा जी के लिए प्रस्तावों को निभाते हैं। इन परिस्थितियों में मुझे ईमानदार युवा कार्यकर्ताओं को देने दें, जो क्रांति को लेकर गंभीर हैं कि गठित आगे कठिन समय आ रहा है। वे सावधान हो जाएँ ताकि ऐसा ना हो कि वे भ्रमित हो जाएँ या निराश हो जाएँ। महान गांधी जी के 2 संघर्षों के माध्यम से किए गए अनुभव के बाद हम अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य के कार्यक्रम का एक स्पष्ट खाका बनाने के लिए बेहतर स्थिति में है। अब मुझे मामले को सरल तरीके से बताने की अनुमति दें। आप चिल्लाते हैं लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। मुझे लगता है कि तुम सच में इसे अनुभव करते हो। इस वक़्त इस वक्तव्य की हमारी परिभाषा के अनुसार जैसा कि असेंबली बॉम्ब केस में हमारे बयान में कहा गया है, क्रांति का अर्थ है मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकना और इसे समाजवादी व्यवस्था के साथ प्रतिस्थापित करना। उस उद्देश्य के लिए हमारा तात्कालिक उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। असल में राज्य सरकारी तंत्र शासक वर्ग के हाथों में सिर्फ़ एक हथियार है, ताकि वो अपने हितों को सुरक्षित रख सकें। हम इसे
अपने आदर्श के उपभोग के लिए छीनना और सँभालना चाहते हैं, यानी कि नए सिरे से सामाजिक पुनर्निर पुनर्निर्माण यानी मार्क्सवादी आधार पर। इस उद्देश्य के लिए हम सरकारी तंत्र को सँभालने के लिए लड़ रहे हैं। हम सभी को जनता को शिक्षित करना होगा और अपने सामाजिक कार्यक्रम के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा। संघर्ष में हम उन्हें बेहतर ढंग से प्रशिक्षित और शिक्षित कर सकते हैं। अपने सामने इन चीज़ों को स्पष्ट करके, यानी कि हमारी तत्काल और अंतिम उद्देश्य वस्तु को स्पष्ट रूप से रखा गया है अथवा नहीं। अब हम वर्तमान स्थिति का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते हुए हमें हमेशा बहुत स्पष्टवादी और हर तरह से तैयार होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब से भारत सरकार की ज़िम्मेदारी में भारतीयों की भागीदारी और हिस्सेदारी के बारे में बातें उठी हैं, मिंटो मिंटो मार्ले सुधारों को पेश किया गया, जिसने केवल परामर्श अधिकारों के साथ वायस वायसराय के परिषद का संगठन किया था। महान युद्ध के दौरान जब भारतीय मदद की सबसे अधिक आवश्यकता थी, स्व सरकार के बारे में वादे किए गए थे और मौजूदा सुधारों को पेश किया गया था। सीमित विधायी शक्तियाँ विधानसभा को सौंपी गई हैं, लेकिन वे भी वायसराय की इच्छा के अधीन हैं। अब तीसरा चरण है। अब सुधारों पर चर्चा की जा रही है और निकट भविष्य में इन्हें पेश किया जाएगा। हमारे युवा उन्हें कैसे आंक सकते हैं? ये एक प्रश्न है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस नेता उन्हें समझने के लिए किन मापदंड पर चल रहे हैं, लेकिन हम क्रांतिकारियों के लिए हमारे पास निम्नलिखित मापदंड हो सकते हैं। 1 भारतीयों के कंधों पर स्थानांतरित की गई ज़िम्मेदारी। 2 उन सरकारी संस्थानों का संगठन जो शुरू किए जाएँगे और आम जनता को दी गई भागीदारी के अधिकार की सीमा। 3 भविष्य की योजनाएँ और सुरक्षा उपाय। इन्हें थोड़ा और आगे बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे पहले हम अपने प्रतिनिधियों को कार्यपालिका पर नियंत्रण द्वारा हमारे लोगों को दी गई ज़िम्मेदारी की सीमा का आसानी से आकलन कर सकते हैं। अब तक कार्यकारी को विधानसभा के लिए ज़िम्मेदार नहीं बता बनाया गया था और वायसराय के पास वीटो शक्ति थी। वीटो जिसने निर्वाचित सदस्यों के सभी प्रयासों को निरर्थक बना दिया है। स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी के प्रयासों की बदौलत वायर वायसराय को हर बार इन असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि वे राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के शर्मनाक फैसलों को बेवजह बेवजह रौंद सकें। ये पहले से ही ज्ञात है कि आगे चर्चा की ज़रूरत है। अब सबसे पहले हमें कार्यकारी गठन की विधि देखनी चाहिए। क्या कार्यपालिका को किसी लोकप्रिय सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाना चाहिए या इसे पहले की तरह ही थोपा जाना है और आगे क्या ये सदन के लिए ज़िम्मेदार होगी या बिल्कुल अतीत की तरह इसका कार्य होगा? दूसरे विषय के संबंध में हम इसे मताधिकार के दायरे में माध्यम से आँक सकते हैं। एक आदमी को वोट के योग्य बनाने वाली संपत्ति की योग्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसके बजाय सार्वभौमिक मताधिकार का
परिचय दिया जाना चाहिए। प्रत्येक वयस्क पुरुष और महिला दोनों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। वर्तमान में हम बस ये देख सकते हैं कि अधिकारों को कितना आगे बढ़ाया गया है। मैं यहाँ प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना है, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि शासक द्वारा लाया गया राज्यपाल असाधारण शक्तियों से लैस लॉस जो विधायी से उच्च और ऊपर है, किसी निरंकुश से कम नहीं साबित होते हैं। आइए हम इससे स्वायत्तता के बजाय प्रांतीय अत्याचार कहें। ये राज्य संस्थानों का एक विचित्र प्रकार का लोकतंत्रीकरण है। तीसरा विषय काफ़ी स्पष्ट है। पिछले 2 वर्षों के दौरान ब्रिटिश राजनेता हर 10 साल में ब्रिटिश खजाने के समाप्त होने तक सुधार की एक और खौरात देकर मोंटेग्यू के बाद वादे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि उन्होंने भविष्य के बारे में क्या निर्णय लिया है। मुझे ये स्पष्ट करने दें कि हम इन चीज़ों का विश्लेषण उपलब्धि पर खुशी मनाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट विचार बनाने के लिए करते हैं, ताकि हम जनता को समझा सकें और उन्हें आगे के संघर्ष के लिए तैयार कर सकें। हमारे लिए समझौते का मतलब कभी आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि एक कदम आगे और कुछ आराम है। बस यही है और कुछ नहीं। वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए हम भविष्य के कार्यक्रम और कार्रवाई पर चर्चा करते हैं, जिसे हमें अपनाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, किसी भी क्रांतिकारी पार्टी के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रांति का मतलब कार्रवाई है। इसका अर्थ है अचानक और असंगा असंगठित या सहज परिवर्तन या टूटने के विपरीत एक संगठित और व्यवस्थित कार्य द्वारा जानबूझकर लाया गया परिवर्तन। और कार्यक्रम के निर्माण के लिए आपको भिन्न निम्न बातों का अध्ययन शुरू अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। 1 लक्ष्य, 2 वो परिसर जहाँ से शुरू होना है, यानी मौजूदा स्थितियाँ। 3 कार्रवाई अर्थात साधन और तरीके। जब तक किसी के पास इन 3 कारकों के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है, वो कोई भी कार्यक्रम के बारे में चर्चा नहीं कर सकता है। हमने वर्तमान स्थिति पर कुछ हद तक चर्चा की है, लक्ष्य पर भी थोड़ी चर्चा हुई है। हम एक समाजवादी क्रांति चाहते हैं, जो अपरिहार्य प्रारंभिक राजनीतिक क्रांति है। हम यही चाहते हैं। राजनीतिक क्रांति का मतलब राज्य या अधिक गंभीर रूप से सत्ता के हस्तांतरण को अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों को नहीं, बल्कि उन भारतीयों को है जो अंतिम लक्ष्य तक हमारे साथ हैं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो लोक समर्थन के साथ सत्ता क्रांतिकारी दल को हस्तांतरित की जाए। उसके बाद सही मायनों में आगे बढ़ने के लिए समाजवादी आधार पर पूरे समाज के पुनर्निर्म पुनर्निर्माण को व्यवस्थित करना है। यदि आप इसे क्रांति नहीं मानते हैं, तो कृपया दया करें। लॉन्ग लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन चिल्लाना बंद करो। क्रांति शब्द बहुत पवित्र है, कम से कम हमारे लिए, इसलिए इसका इतना हल्का उपयोग या दुरुपयोग ना करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप राष्ट्रीय क्रांति के लिए हैं और आपको आपके संघर्ष का उद्देश्य
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रकार का एक भारतीय गणराज्य है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कृपया मुझे बताएँ कि वे कौन-सी ताकतें हैं, जो ये क्रांति लाने में आपकी मदद करेंगी? चाहे राष्ट्रीय हो या समाजवादी, वे किसान और श्रमिक हैं। कांग्रेस नेता उन ताकतों को संगठित करने का साहस नहीं कर रहे हैं। आपने इसे इस आंदोलन में देखा है, वे इसे किसी और से बेहतर जानते हैं कि इन ताकतों के बिना भी बिल्कुल असहाय हैं। जब उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयास पारित किया, जिसका वास्तव में अर्थ क्रांति था, लेकिन उनका ये मानना नहीं था। उन्हें इस युवा तत्व के दबाव में करना पड़ा और फिर वे इसे अपने दिल की इच्छा औपनिवेशिक पद को प्राप्त करने के लिए एक खतरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। आप कांग्रेस के पिछले 3 सत्रों के प्रस्तावों का अध्ययन करके इसे आसानी से आँक सकते हैं। मेरा मतलब मद्रास, कलकत्ता और लाहौर से है। कलकत्ता में उन्होंने 12 महीने के भीतर औपनिवेशिक औपनिवेशिक पद प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। अन्यथा उन्हें अपने लक्ष्य के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने के लिए मजबूर किया जाता और सभी गंभीरता से 31 दिसंबर 1929 के बाद आधी रात तक कुछ ऐसे उपहार का इंतजार करते रहे। तब उन्होंने खुद को स्वतंत्रता के संकल्प को अपनाने के लिए सम्मान बाध्य पाया। अन्यथा उनका मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर भी महात्मा जी ने इस तथ्य का कोई रहस्य नहीं बनाया कि दरवाज़ा समझौते के लिए खुला था। यही असली भावना थी। बहुत शुरुआत में वे जानते थे कि उनका आंदोलन किसी समझौते पर समाप्त हो सकता है। यही आधा अधूरा है जिससे हम नफ़रत करते हैं। संघर्ष में इस विशेष अवस्था में कोई समझौता नहीं। वैसे भी हम उन ताकतों पर चर्चा कर रहे थे, जिन पर आप एक क्रांति के लिए निर्भर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप उनका सक्रिय समर्थन पाने के लिए किसानों और मज़दूरों से संपर्क करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि वे किसी भावुक बात से मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। वे आपसे बहुत स्पष्ट रूप से पूछेंगे, वे आपकी क्रांति से क्या हासिल करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप उनका बलिदान माँग रहे हैं। इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा कि रीडिंग लॉर्ड रीडिंग भारत सरकार के प्रमुख हैं या सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, एक किसान के लिए इसमें क्या फ़र्क है? अगर सर तेज बहादुर सप्रू लॉर्ड इरविन की जगह लेते हैं, उसकी राष्ट्रीय भावना को अपील करना बेकार है। आप उसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी बात गंभीरता से कहनी होगी तथा उसे ये समझाना होगा कि क्रांति उसके और उसकी भलाई के लिए होने वाली है। वह बहरहा सर्वहारा सर्वहारा की क्रांति और सर्वहारा के लिए। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट खाका तैयार कर लें, तो आप इस तरह की कार्रवाई के लिए अपनी ताकतों को व्यवस्थित करने के लिए सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब 2 अलग-अलग चरण हैं, जिनके माध्यम से आपको आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तैयारी, दूसरा कार्रवाई।
तैयारी, दूसरा कार्रवाई। वर्तमान आंदोलन के समाप्त होने के बाद आपको गंभीर क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बीच घृणा और कुछ निराशा मिलेगी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भावुकता को एक तरफ रखें, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। क्रांति बहुत मुश्किल काम है। क्रांति लाना किसी भी आदमी की ताकत से परे है, ना ही ये किसी नियत तारीख पर लाई जा सकती है। ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन विशेष वातावरण द्वारा लाया जाता है। एक संगठित पार्टी का कार्य इन परिस्थितियों द्वारा पेश किए गए ऐसे अवसर का उपयोग करना है और क्रांति के लिए जनता को तैयार करना तथा ताकतों को संगठित करना बहुत मुश्किल काम है। और इसके लिए क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यदि आप एक व्यवसायी हैं या एक स्थापित प्रपंची या पारिवारिक व्यक्ति हैं, तो कृपया आग से ना खेलें। एक नेता के रूप में आप पार्टी के लिए किसी काम के नहीं हैं। हमारे पास पहले से ही बहुत से ऐसे नेता हैं, जो भाषण देने के लिए शाम को कुछ घंटे निकाल लेते हैं। वे बेकार हैं। हमें लेनिन के प्रिय शब्दों में कहें तो पेशेवर क्रांतिकारियों की आवश्यकता है। पूर्वकालीन कार्यकर्ता जिनके पास क्रांति के अलावा कोई अन्य महत्वाकांक्षा या कार्य नहीं है, पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या जितनी अधिक होगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने के लिए आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो स्पष्ट विचारों और उत्कृष्ट धारणा तथा पहल वो त्वरित निर्णयों की क्षमता के साथ ऊपर वर्णित प्रकार के श्रमिकों के साथ एक पार्टी में सख्त अनुशासन हो और ज़रूरी नहीं कि वो एक भूमिगत पार्टी हो, बल्कि इसके विपरीत होनी चाहिए। हालाँकि स्वेच्छा से जेल जाने की नीति को पूरी तरह छोड़ दिया जाना चाहिए। ओके। इससे कई कार्यकर्ता पैदा होंगे, जिन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्हें उसी जोश के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहिए और ये श्रमिकों का वो समूह है, जो वास्तविक अवसर के लिए योग्य नेताओं का अ, उत्पादन करेगा। पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जिन्हें केवल युवा आंदोलन के माध्यम से भर्ती किया जा सकता है। इसलिए हम युवा आंदोलन को अपने कार्यक्रम के शुरुआती बिंदु के रूप में देखते हैं। युवा आंदोलन को अध्ययन मंडल, कक्षा, व्याख्यान और पर्चों, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन का आयोजन करना चाहिए। ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सबसे अच्छी भर्ती और प्रशिक्षण का मैदान है। वो युवा जिनके विचार परिपक्व हो चुके हैं और अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हों, उन्हें पार्टी में शामिल किया जा सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा युवा आंदोलन के काम का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना चाहिए। पार्टी को बड़े पैमाने पर प्रचार के काम से शुरुआत करनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। गदर पार्टी 1914-15 के प्रयासों की विफलता के मूल कारणों में से एक अज्ञानता, तटस्थता और कभी-कभी जनता का सक्रिय विरोध था। इसके अलावा किसानों और श्रमिकों की सक्रिय सहानुभूति हासिल करना और उन्हें संगठित करना आवश्यक है। पार्टी का नाम या कहें एक कम्युनिस्ट पार्टी, सख्त अनुशासन से बंधे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इस पार्टी को अन्य सभी आंदोलनों को संभालना चाहिए। इसे किसानों और मजदूरों के दलों
मज़दूर संघों और दयालु राजनीतिक भविष्यवक्ताओं को संगठित करना होगा। राजनीतिक विचारधारा बनाने के लिए न केवल राष्ट्रीय राजनीति, बल्कि वर्गीय राजनीति के साथ-साथ पार्टी को एक बड़ा प्रकाशन अभियान आयोजित करना चाहिए। सभी सर्वहारा वर्ग के विषय मूल प्रतिलेखन स्पष्ट नहीं है। एमआईए ट्रास्किस्टर ट्रास्क्रिस्टर समाजवादी सिद्धांत के प्रति जनता को ज्ञानवान बनाना, इसके लिए ज्ञान की आसान पहुँच और उसे व्यापक रूप से विपरीत किया जाना चाहिए। लेखन सरल और स्पष्ट होना चाहिए। श्रमिक आंदोलन में कुछ लोग हैं जो राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना किसानों और श्रमिकों की आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में कुछ बेतुके विचारों को करते हैं। वे जनसमुदाय या कुटिलता वाले लोग हैं। इस तरह के विचार अकल्पनीय अकल्पनीय और पूर्वपेक्षित हैं। हमारा मतलब जनता की आर्थिक स्वतंत्रता से है और इसी उद्देश्य से हम राजनीतिक पद जीतने के लिए प्रयास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुरू में हमें इन वर्गों की छोटी आर्थिक माँगों और विशेषाधारिक विशेषाध विशेषाधिकारों के लिए लड़ना होगा, लेकिन ये संघर्ष उन्हें अंतिम संघर्ष और राजनीतिक पद को जीतने के लिए अंतिम संघर्ष के लिए शिक्षित करने का सबसे अच्छा साधन है। इनके अलावा एक सैन्य विभाग का आयोजन भी अवश्य किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसकी ज़रूरत बहुत अधिक महसूस की जाती है, लेकिन उस समय आप प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त साधनों के साथ ऐसे समूह को शुरू नहीं कर सकते हैं और इस तरह के समूह का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। शायद ये एक ऐसा विषय है जिस पर सावधानीपूर्वक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस विषय पर मेरे गलत समझे जाने की बहुत संभावना है। ज़ाहिर तौर पर मैंने एक आतंकवादी की तरह काम किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं एक क्रांतिकारी हूँ, जिसे लंबे कार्यक्रम के लिए ऐसे निश्चित विचार मिले हैं, जिनकी यहाँ चर्चा की जा रही है। रामप्रसाद बिस्मिल जैसे मेरे साथी मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि में बंद रहने में सेल में बंद रहते हुए मैं कुछ प्रतिक्रियाओं के अधीन रहा, जो सच नहीं है। मेरी वही विचार, विश्वास, सोच, जोश और भावना है, जो पहले जेल से बाहर थी। शायद मैं कहूँगा कि नहीं, निश्चित तौर पर कहूँगा कि मेरी भावना अब पहले से बेहतर है। इसलिए मैं अपने पाठकों को सावधान करना करता हूँ मेरे करता हूँ कि मेरे शब्दों को पढ़ते समय सावधान रहें। वे अपनी तरफ से कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करें। मुझे अपनी पूरी ताकत से घोषणा करने दें कि मैं एक आतंकवादी नहीं हूँ और ना मैं कभी था। जैसे कि मेरे क्रांतिकारी करियर की शुरुआत में लोगों ने उम्मीद की थी और मुझे विश्वास है कि हम उन तरीकों से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई इसे आसानी से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के इतिहास से आंक सकता है। हमारी सभी गतिविधियां एक उद्देश्य की ओर निर्देशित थी, यानी कि अपने सैन्य विंग के रूप में महान आंदोलन के साथ खुद को पहचानना। अगर किसी ने मुझे गलत समझा है, तो उसे अपने विचारों को बदलवाना बदला विचारों में बदलाव करना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि बम और पिस्तौल बेकार हैं, बल्कि इसके विपरीत हैं। लेकिन
लेकिन मेरे कहने का सिर्फ़ ये मतलब है कि केवल बम फेंकना ना केवल बेकार है, बल्कि कभी-कभी हानिकारक भी है। पार्टी के सैन्य विभाग को हमेशा सभी युद्ध सामग्री तैयार रखनी चाहिए, ताकि वह किसी भी आपात स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। उसे पार्टी के राजनीतिक काम का सहारा बनना चाहिए। ये स्वतंत्र रूप से न काम कर सकता है और ना इसे करना चाहिए। ऊपर निर्णित इन पंक पंक्तियों में ये स्पष्ट है कि पार्टी को अपने काम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समय-समय पर होने वाली बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से उन्हें सभी विषयों पर अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित और ज्ञान से परिपूर्ण बनाना चाहिए। यदि आप इस तरह काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत संयम के साथ रहना होगा। इसे पूरा करने के लिए कार्यक्रम को कम से कम 20 वर्षों की आवश्यकता होगी। गांधी जी के 10 साल के भीतर स्वराज दिलाने के स्वप्न रूपी व सूफी वादों के पूरा करने के लिए क्रांति के युवा सपनों को 1 साल के लिए अलग कर दें। इसके लिए ना तो भावना ना ही मृत्यु की आवश्यकता है, बल्कि निरंतर संघर्ष, पीड़ा और बलिदान का जीवन चाहिए। पहले अपने व्यक्तित्व को कुचलें, व्यक्तित्व आराम के सपनों को दूर करें, फिर काम करना शुरू करें। एक-एक कदम आपको आगे बढ़ना होगा। इसके लिए साहस, दृढ़ता और बहुत निश्चय की ज़रूरत है। कई कोई कठिनाई और कोई समस्या आपको हतोत्साह हतोत्साहित ना कर पाएँ और कोई विफलता और विश्वासघात आपको निराश ना कर पाएँ। आपके ऊपर किए गए कितने भी अत्याचार आपकी क्रांतिकारी इच्छा शक्ति को नहीं मिटा पाएँगे। कष्टों और बलिदान के माध्यम से आप विजयी होंगे और वे व्यक्तिगत जीत क्रांति की मूल्यवान संपत्ति होंगी। लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन 2 फरवरी 1931। ओके, चलो। हरि किशन मामले में बचाव पक्ष की दलील के संबंध में थोड़ा रेस्ट लेते हैं।